कि जो लोग अलग अलग संगठन बनाकर समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग सारे के सारे इकट्ठा होकर न्याय का अधिकार हासिल करने के लिए यहाँ मंच पर उपस्थित है। साथियों, मैं बहुत लंबी बात कहने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ। मैं 2-3 बातें ही आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा। तमाम बुद्धिमान लोगों ने और बहुत अनुभवी लोगों ने आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें कही। मैं केवल 2-3 बातें ही आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस देश में आज़ादी के नाम पर जो आंदोलन चलाया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस देश में मनाया जा रहा है और हमारी महत्वपूर्ण समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आज़ादी को हासिल करके 75 साल हो गए, मगर हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का कोई समाधान हुआ नहीं। और अगर समाधान नहीं हुआ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं वो बहुत सालों तक कांग्रेस से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये लोग हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, इसीलिए बरसों से उनको वोट देते रहे। उनसे उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो फिर उन लोगों ने बीजेपी का दामन पकड़ लिया और सेंट्रल में अभी बीजेपी की लगातार 8 साल से सरकार चल रही है और किसी समस्या का हमारा जो बहुसंख्यक समाज है उसका समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर होता तो फिर ये न्याय अधिकार सम्मेलन को आयोजित करने की ज़रूरत नहीं थी। ये न्याय अधिकार सम्मेलन इसलिए आयोजित हुआ या किया गया तमाम संगठनों के लोगों ने क्योंकि ये उम्मीद उन लोगों से भी पूरी नहीं हुई। तो मैं इस संदर्भ में बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग सदियों से इस देश में अन्याय करने वाली व्यवस्था को बनाकर चला रहे हैं, उन लोगों के द्वारा बनाए गए संगठन को हमारे लोगों ने साथ सहयोग दिया। शेड्यूल कास्ट के लगभग उस अन्याय करने वाले समाज ने 1703 टुकड़े किए। शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां है देश में, आदिवासियों के 801 टुकड़े हैं और पिछड़े वर्ग के 3743 टुकड़े हैं मंडल कमीशन के अनुसार। ये तीनों मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े हैं।
उन्हीं लोगों ने किए हजारों सालों से हम लोगों के। जिन लोगों ने हमारे 6247 टुकड़े किए, उन्हीं लोगों से हम लोगों ने उम्मीदें पाली थी कि ये लोग हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, और इसीलिए हमारे लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। फिर वही लोग बीजेपी का साथ देते रहे, उनसे भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। अन्याय करने वाले समाज ने एक पिछड़े वर्ग के आदमी को, एक ओबीसी के आदमी को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया। मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी रियल रिप्रेजेंटेटिव है। ये हमारे समाज का रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। तुम्हारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को, मैं अनपढ़ों को नहीं कह रहा हूं, कि अभी तक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन भी समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन क्या है। जो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के बीच में, गांधी जी के बीच में और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में लड़ाई हुई। हम बाबा साहब का नाम तो लेते रहते हैं और जयकारे भी बहुत लगाते रहते हैं, जय जयकार भी बहुत करते रहते हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर की और गांधी जी के बीच की लड़ाई क्या थी, इसको जाने बगैर ही हम आज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती। जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखता, वो कौम कभी अपना आंदोलन, स्वाभिमानी आंदोलन नहीं चला सकता, आत्मनिर्भर आंदोलन नहीं चला सकता, अपने बल पर आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, अगर इस इतिहास को आप जानते नहीं हैं। 1932 को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन और रियल रिप्रेजेंटेशन, इसके बीच की जो लड़ाई है, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में लड़ाई थी। और बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रियल रिप्रेजेंटेशन का 17 अगस्त 1932 को अधिकार हासिल करने में कामयाब हुए थे। कितने पढ़े लिखे लोगों को यह बात जानकारी है कि गांधी जी ने इस अधिकार को आमरण अनशन करके छीन लिया? कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है? और अगर पता है तो वो पता होना क्या आज के तारीख में जो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वर्तमान पार्लियामेंट में चुनकर गए हुए हैं, और जिसमें 76 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, भारतीय जनता पार्टी के 303 मेंबर पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग शामिल हैं, जो बीजेपी की सरकार बनाने में लगे हुए हैं, उस सरकार को चलाने में लगे हुए हैं, जिसको हमारे पढ़े लिखे लोग, विधायक जी, सांसद जी, यानी आप लोग अपने लोगों को जगाते भी रहोगे, और दलालों और भड़वों को, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम की किताब में दलाल और भड़वे कहा, उनको आप सांसद जी भी कहते रहेंगे, आप विधायक जी भी कहते रहेंगे, और आपको इस बात का मलाल भी होगा कि यहाँ लोग उपस्थित नहीं है। अरे लोग उनके साथ जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के, सांसद जी के साथ जाएंगे, विधायक जी के साथ जाएंगे, कि आपके साथ आएंगे कफल्लक लोगों के साथ में? उनके साथ जाएंगे ना, उनके साथ जाएंगे। जब तक आप उन दलालों और भड़वों के बारे में, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल में दलाल और भड़ुआ कहा, आप कह सकते हो? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा, वो कहने की भी आप लोग जरूरत नहीं करते हो।
तो लोग जागृत कैसे होंगे? उनसे लोग कटेंगे तो यहां मैदान में आएंगे, उनसे जुड़े रहेंगे तो आपके मैदान में कैसे आएंगे? और क्यों आएंगे? सांसद के पास जाएंगे ना, विधायक के पास जाएंगे, आपके पास क्या आएंगे? क्या है? अगर आपने पुलिस चौकी में टेलीफोन किया तो पुलिस चौकी वाला आपकी सुनता नहीं है, उसकी सुनता तो है कम से कम सांसद की और विधायक की, उसके साथ जाएंगे। तो आपको ये इतिहास लोगों को बताना पड़ेगा। यही वजह है जिसकी वजह से हम लोग सारे देश भर में ये कह रहे हैं कि आजादी का आंदोलन नहीं था। यदि आजादी के आंदोलन का नायक हमारे लोगों को आने वाले आजादी में और आने वाले लोकतंत्र में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, उसके विरोध में आमरण अनशन करने के लिए तैयार है, उसको आप लोगों ने आजादी के आंदोलन का नायक माना। उसको नंगा करना पड़ेगा। वैसे तो वो आधा नंगा ही है, थोड़ी आधी कोशिश करनी पड़ेगी, ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आधी कोशिश करने के लिए भी आप राजी नहीं हैं। आप अपने लोगों को इसके लिए जागृत नहीं करोगे तो आपके साथ जो उनके साथ लगे हुए हैं, अरे आपके साथ आएंगे कैसे जब तक उनसे आप लोग अलग नहीं करोगे? उनसे उनको अलग करना पड़ेगा तो फिर ये मैदान भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? ये मैदान कि मैंने अधिकारियों को पूछा भाई कितने भर सकते हैं, तो आधा ही रख दिया, अभी तो ये तो पूरा रखा ही नहीं। मैंने अभी आते आते पूछा, अरे ये तो मैं अभी बुक करने वाला था ये पूरा भरने के लिए, अभी मैं दूसरा कार्यक्रम यहाँ पूरा, मैंने कहा तो साला आधा ही रह गया। तो यहाँ कार्यक्रम करने का साला कोई मीनिंग नहीं रहा अभी तो, क्योंकि तो हम लोग जितना इकट्ठा कर सकते हैं तो उसके लिए जगह ही नहीं हो रही है अभी रामलीला मैदान। 2-3 लाख लोग तो हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर 3.5 लाख लोग लेकर गए थे, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ तो 60-70 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आज़ादी का आंदोलन होता तो फिर गांधी जी को हमारे लोगों के मिले हुए अधिकारों के विरोध में आमरण अनशन करने की क्या जरूरत थी? अगर वो हमारे ही मिले हुए अधिकारों के विरोध में छीनने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे तो फिर वो आजादी का आंदोलन भी चला रहे थे, वो कैसा चला रहे थे? ये सिंपल सवाल हमारे दिमाग में पड़ना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं आपको इतिहास को खंगालना पड़ेगा, और बहुत पुराना इतिहास नहीं, आधुनिक भारत में जहां 1848 से लेकर ये आधुनिक भारत में लड़ाई लड़ी गई है, उसका इतिहास तो कम से कम हम लोग ठीक से समझे। अगर उसका इतिहास ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आज़ाद भारत में, जो हमें आज़ादी नहीं मिली है, पुलिस चौकी में हमारा एफआईआर नोंद नहीं होता, भाई आज़ादी मिली है, क्या आज़ादी मिली है? हमारे लोगों को आदिवासी इलाके में 500 आदिवासियों को एफआईआर नोंद करने के लिए जाना पड़ता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये संवैधानिक अधिकार है। एफआईआर संवैधानिक अधिकार है, तो एक आदमी पुलिस चौकी में जाकर नोंद कर ले तो नोंद होना चाहिए, नहीं होती। काहे की आजादी है? इसको आजादी कहा जा सकता है? इस देश में आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है 131 मेंबर पार्लियामेंट, और 1000 से ज्यादा एमएलए है पार्लियामेंट में, उनको कोई बोलने नहीं देता। अरे आपकी छोड़ो, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में कोई बोलने नहीं देता। जब आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलने नहीं देता कोई, और लोकसभा का सभापति ही उनको रोकता है। हीरालाल परमार का नाम सुना? 82 में संसद में, जब 82 में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन हुआ था गुजरात में, वो संसद में बोलना चाहता था तो सभापति ने कहा, परमार जी आपकी कांग्रेस पार्टी ने आपका नाम बोलने के लिए नहीं दिया है, आप नहीं बोल सकते।
हम बहुत जल्दी भूलने वाले लोग हैं। हमारे पिछवाड़े पे डेली लात पड़ती है, मगर भूलने का हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और फिर नई नई कहानियां हमारे सामने आती रहती है। साथियों, एक तो ये बात हम लोगों को, ये जो 1848 से लेकर 1956 तक का जो आधुनिक भारत का इतिहास है, अगर उसे ही ठीक से समझ लो, बहुत पुराना 2-3 हजार साल का छोड़ो, ये भी अगर इतिहास ठीक से समझ लो और समझकर उसके सबक लेकर अगर आप अपने लोगों को जगाने का काम करो, तो लाखों लोग ये मैदान पर इकट्ठा हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? तमाम संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ मंच पर इकट्ठा आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मगर ये निश्चित रूप से हम लोगों को दुखी करने की बात है कि यहाँ 90% कुर्सियाँ खाली है। निश्चित रूप से हम लोगों को दुखी हैं। तो जो केंद्र सरकार चलाने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, क्या मैसेज गया यहाँ से? बहुत गलत मैसेज गया, बहुत दुखी करने वाला मैसेज गया। उनका हौसला बढ़ता है इस वजह से, हमारे दुश्मनों की हिम्मत बढ़ती है इससे। तो ये हमारी समस्या है और ये समस्या रहेगी। एक तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं 3 ही बात बोलूंगा। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को इस देश में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चलाना होगा। अगर परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चलाना होगा, तो क्या कोई आंदोलन संगठित शक्ति के बगैर आप चला सकते हैं? क्योंकि आपकी इस देश में जो 6247 जाति के टुकड़ों में बांटकर इस देश की जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बनाई गई है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए, उस व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए आपको इस देश में आंदोलन चलाना होगा। वो है आपकी मूल समस्या। और इस समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास संगठित शक्ति चाहिए। आपके पास संगठनाएं हैं, संगठित शक्ति नहीं। क्योंकि यहाँ तो हमारे तमाम जो लीडर हैं, उन लोगों की संगठनाएं तो है, नहीं है ऐसा थोड़ी है, मगर संगठित शक्ति नहीं है। जब काशीराम जी ने, क्योंकि काशीराम जी ने पहले महाराष्ट्र में काम शुरू किया था, तो महाराष्ट्र के लोग उनको बोलते थे, आप लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग उस समय काम करने वाले लोग कार्यकर्ता थे, तो हमें मालूम है। लोग महाराष्ट्र के उनको क्या बोलते थे कि ये रिपब्लिकन पार्टी के जो टुकड़े हैं उसको आप इकट्ठा करो। काशीराम जी ने नहीं माना, वो बोलते थे कि उन टुकड़ों को इकट्ठा करो, लोग बोलते थे। तो उन्होंने, काशीराम जी ने इस बात को नहीं माना। उनका कहना था कि इनको इकट्ठा करने के लिए मैं जितना समय लगाऊंगा, होगा कि नहीं होगा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत पहले दूसरे लोग भी कोशिश कर चुके हैं। उससे बेहतर तरीका है जनता को जगाकर इकट्ठा करना। मैं आपको हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ, सबूत के आधार पर बता रहा हूँ। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। कौन सा? जनता को जगाकर इकट्ठा करने का। आप लोगों ने नेताओं को इकट्ठा करने का काम किया, अच्छा काम किया, वैसे गलत नहीं है ये, अच्छा का। जो काशीराम जी ने इसको अच्छा नहीं माना, आप लोगों को थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ, ये रास्ता सही नहीं है, ऐसा काशीराम जी का मानना था। इससे हमारा कुछ होगा नहीं, इससे समाधान नहीं होगा। अभी भी कुछ लोग ये बोल रहे थे, एक लड़की बोल के गई कि अब यहाँ हमारे संगठनकर्ता नेता लोग इकट्ठा तो हो गए, कल क्या होगा? यकीन नहीं है तो लड़की का, यकीन नहीं है, हमारे लोगों पर, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है लड़की का, तो वो मैं उसको गलत नहीं मानता। इस लड़की ने अपनी बात कही, उस लड़की को मैं गलत नहीं मानता।
तो इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि काशीराम जी ने महाराष्ट्र के लोगों की बात को नहीं माना और उन्होंने जनता को जगाकर इकट्ठा करने का काम किया, उसमें उनको सफलता मिली। काशीराम जी को उसमें सफलता मिली। अगर काशीराम जी को सफलता मिली तो मुझे लगता है कि ये सफलता हासिल करने वाला रास्ता है, इसको दूसरे लोग भी अपनाकर सफल हो सकते हैं। एक तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लंबी बात किए बगैर। तीसरी बात, ये तीसरी कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। यही रास्ता जो काशीराम जी कहते थे या वो करते थे, हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग वही कर रहे हैं और आज 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज़्यादा तहसीलों में और 1.5 लाख से ज़्यादा गाँवों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में हमारा संगठन फैला हुआ है, जिसके लिए मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी तब से लगा हुआ हूँ। अभी मेरी 65 साल की उम्र पूरी हो गई। तो इसमें हमने इतना लंबा समय, लगभग 5 दशक संगठन निर्माण करने के लिए लगाया। आप लोगों ने केवल इतना ही देखा और सुना कि 3.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गए थे, इतना ही आपने देखा और सुना। आपको ये मालूम नहीं कि ये यकायक कैसे हो गया। तो यकायक नहीं हुआ, इसके पीछे 5 दशक की लंबी जद्दोजहद है और इतना बड़ा संगठित शक्ति का निर्माण हम लोगों ने किया, जो काशीराम जी ने रास्ता बताया। और बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार किए बगैर, क्योंकि हम लोग जय जयकार बहुत ज़्यादा करते हैं और जय भीम जो है बहुत, आजकल तो जय भीम जो है ज़्यादा जोर से बोलने का भी एक नया रिवाज आ गया है। मतलब धीरे से बोलने के बजाय ज़्यादा जोर से। एक दूसरा एक नया रिवाज आ गया, कौन सा? जय 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 भीम। ये भी एक नया रिवाज आया। मैं दोनों में से कोई भी नहीं करता, दोनों में से एक भी काम नहीं करता। मैं यहाँ ऐलानिया बोल रहा हूँ, ये बोलने के लिए थोड़ा सुनने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी मैं यही जोखिम और खतरा लेकर बोलते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ, चलाता हूँ, और हमारे समाज को अगर आप बदलने का काम करना चाहते हो तो केवल मात्र एक विकल्प है कि आपको अपने समाज को संगठित करने के लिए कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। आप आरएसएस के विरोध में बोलते रहते हो, भाषण देते रहते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिस्टों का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो आरएसएस पर कोई असर नहीं पड़ता। आरएसएस को असर पड़ता है जब आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन हो और हर जिले में एससी एसटी ओबीसी के लोग, कोई वैचारिक सवाल होता है तो जिले में ही जवाब देने का काम करे, तहसील में ही जवाब देने का काम करे। यहाँ रामलीला मैदान में आकर जवाब देने के बजाय वही तहसील में और जिले में ही जवाब देने का काम करे, तब तो आप लोगों को बचाने का काम कर सकते हो, तब तो आप संविधान को बचाने का काम कर सकते हो। एक बहुजन समाज पार्टी का एमएलए आगरा का बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी गया, उसने आकर बताया कि वहाँ चर्चा चलती है कि ये वामसेफ के लोग अगर नहीं होते तो अभी तक तो हमने संविधान बदल दिया होता। वो एमएलए वहाँ आगरा का बीएसपी छोड़कर गया बीजेपी में, तो वहाँ मीटिंग में चर्चा होती है तो उसने आकर बताया
तो हमारे लोग उसके पास चंदा मांगने के लिए गए थे, तो है नहीं आपको चंदा नहीं देंगे। जब वहाँ संविधान बदलने की बात के रेफरेंस में मामसेप का नाम आया और कहा कि मामसेप नहीं होता ना तो अब तक तो बदल दिया होता, वो वापस आकर टेलीफोन किया हमारे लोगों को कि जरा आ जाओ। तो कहा क्यों? वो चंदा लेके जाओ। चंदा मांगने के लिए गया तो दिया नहीं। जब उसने अंदर जाके बीजेपी वालों से सुना ना, तब जाकर हमारे आदमी की अकल जो है, ये कौन लड़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि हमारे समाज की लड़ाई अगर आप वास्तव में लड़ना चाहते हो और बदलना चाहते हो और यहाँ आकर केवल भाषण नहीं करना चाहते हो, यहाँ बहुत जोर जोर से अगर मान लो आप भाषण कर लोगे और ये समझ लोगो कि इससे आपका दुश्मन डर जाएगा, आपका दुश्मन पर प्रभाव पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी के विरोध में, बीजेपी वाले कांग्रेस के विरोध में ये बोलते रहेंगे, मगर संसद में गले भी मिलते रहेंगे, संसद में गले भी मिलते रहेंगे। राहुल गांधी को आपने, नरेंद्र मोदी को संसद में गले मिलते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख लेना थोड़ा सा घूम घाम करके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको अपने समाज को परिवर्तन के दिशा में अगर लेके जाना है और व्यवस्था अरे सारे देश भर में फैली हुई है गैर बराबरी की, अन्याय करने वाली गैर बराबरी की व्यवस्था फैली हुई है, तो आपके पास राष्ट्रव्यापी संगठन चाहिए और उस संगठन की संगठन शक्ति चाहिए। उसके आधार पर आप बदलाव का, उसके आधार पर आप परिवर्तन का काम कर सकते हो। यहां भाषण करके बदलाव हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मुझे इस पर यकीन नहीं है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। भाषण करना गलत है ये नहीं कह रहा हूं, भाषण करना गलत है ये नहीं कह रहा हूं, तो आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भाषण करना ही गलत। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं संगठन शक्ति के बगैर भाषण करना, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपके पास संगठन शक्ति चाहिए, फिर उन लोगों के सामने अगर कोई वैचारिक एजेंडा आप रखते हो।